आपका कहना है कि ये जो उपाय हैं ये काम नहीं करते हैं 2 मिनट वाले, क्यों कहते हैं आप? दुनिया तो यही मान रही है। आप यहाँ पे आके नेगेटिव चीज बताते हो कि नहीं आपका तहस नहस हो जाएगा, किसी ने आप पे टोना टोटका करके रखा है, तो वैसे में सामने वाला जातक डर ही जाएगा। आपको दान क्या करना है, आपको आश्रम में दान क्या करना है, आपको धर्मशाला में दान क्या करना है, वो भी आपका कुंडली बताता है। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अंबानी जी को देख लो। अंबानी जी हमेशा हर जगह पे जाके दान करते, लेकिन एक जैसा सरीके का दान नहीं करते, हर जगह अलग अलग चीज करते। गाय के लिए भी बताया कि सबको घास नहीं खिलानी है या गाय को जी। अलग अलग खिलाना है। बिल्कुल। किसको क्या खिलाना चाहिए? मतलब 7th हाउस में अगर आपका सूर्य आ जाए तो आपको गौ माता को गेहूं का दलिया खिलाना चाहिए या फिर गेहूं खिलाना चाहिए। अगर सूर्य की जगह समझो चंद्रमा आ गया तो आप गौ माता को पानी पिलाओ। अगर 7th हाउस में अगर किसी का मंगल ग्रह आ जाए, जो आपसे सामने वाला बात कर रहा होगा, बिन बात के आपको चिल्ला के चला जाएगा। आप खाना भी खा रहे हो ना, दूसरा आपके घर वाले मेंबर क्या बोलेंगे मालूम है? हाँ। यार अब तक खाना ही खा रहे हो आप। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन आप किसी भी बच्चे वगैरह के लिए लेते हो तो उसके लिए आप पहचानो कि वो किस चीज़ के लिए बना हुआ है, कौन सा क्षेत्र उसके लिए अच्छा है। आपको इंजीनियरिंग करना है, सब बच्चे बोलते हैं आज के टाइम में मुझे इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर किस चीज़ का? दान किसको क्या करना है वो भी डिसाइड होता है कुंडली Yes. देखकर। दान भी सबको नहीं करना चाहिए। हर एक जब दिन किसी ना किसी ग्रह को कंट्रोल कर रहा है, जैसे आज का दिन गुरुवार है, आज का दिन जो गुरुवार के दिन पे हमारे पास बृहस्पति की पावर ज्यादा है, तो ये दिन पे आपको उसके चीज के दान वगैरह करोगे तो भी एक एंड तक चल जाता है, बट कोई मेजर रूप में आपको दान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कपड़े पहनते हैं दिन के हिसाब से, मतलब मंडे है तो सफेद, ट्यूसडे है तो लाल, इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप सामने वाले की तो पूरी जी जान लगा के मदद करते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो सामने वाला हाथ ऊपर कर देता है। ये पितृदोष की बहुत बड़ी निशानी है। तो पितृदोष होता है, हमको कोई भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है। एस्ट्रोलॉजर आजकल बहुत से उपाय बताते हैं, कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिनको करना बहुत मुश्किल होता है और उसमें पैसा भी लगता है। कुछ ऐसे यंग एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं जो बहुत सी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, डराने वाली। अगर मैं बात करूं 2026 को लेके, तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं और वायरल हो रहे हैं, वो सब यही बता रहे हैं कि 2026 में तो भूकंप आ जाएगा, आग लग जाएगी, युद्ध हो जाएगा, परमाणु बम गिर जाएगा, पता नहीं क्या क्या। मेरे पास भी आते हैं, अब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं तो मेरे यहाँ भी बता के गए बहुत से लोग। माहौल भी चल रहा है कुछ युद्ध वाला। ऐसे में एक यंग एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी राय इन मामलों में थोड़ा सा अलग है। इनका कहना है कि जो उपाय बताते हैं 2 मिनट वाले या 15 दिन में करोड़पति बनने वाले, ये उपाय काम नहीं करते हैं और ये बहुत बड़ा कलंक लगता जा रहा है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ज्योतिष विज्ञान के ऊपर। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए है कि आज हमारे साथ में मुंबई से आए हैं कार्तिक गुप्ता जी। कार्तिक जी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने चालू कर दिया था। कह रहे हैं कि मैंने बहुत पहले ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ा और जब ये पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज टाइम से, तब से इनका जो रुझान है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ गया। मुंबई में रहकर ये वास्तु एस्ट्रोलॉजी करते हैं। आपका कहना है कि ये जो उपाय हैं ये काम नहीं करते हैं 2 मिनट वाले, क्यों कहते हैं आप? दुनिया तो यही मान रही है। आपने बिल्कुल सही बात बोला तिवारी जी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी डर का मामला है ही नहीं। आपको डराया जाता है कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, अब 2026 में भूकंप आने वाला है, सब तहस नहस हो जाएगा। ऐसा डरा के आप किसी का भला नहीं कर सकते हो, जबकि एस्ट्रोलॉजी का उत्पादन ही हुआ था लोगों के भलाई के लिए। आप यहाँ पे आके नेगेटिव चीज़ बताते हो कि नहीं आपका तहस नहस हो जाएगा, आपके खिलाफ ये हो जाएगी, वो षड्यंत्र हो जाएगा, किसी ने आप पे टोना टोटका करके रखा है, तो वैसे में सामने वाला जातक डर ही जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ तिवारी जी कि आपके पीछे 10 लोग पड़े हुए हैं और आपके चार्ट वगैरह में दिख रहा है कि वो आपका तहस नहस कर देंगे, आप जैसे ही आपके घर के बाहर पैर रखोगे कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, तो क्या आप अच्छे से जी पाओगे? तो क्या आपको एस्ट्रोलॉजी ने यहाँ पर डराया कि मदद किया? मेरा वो क्वेश्चन होता है। मैं ये मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी मदद का मामला है, आपकी सहायता करने के लिए इसका उत्पादन हुआ है। और एक बहुत बढ़िया बताता हूँ, आपने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ कहा था 15 मिनट के उपाय, 5 दिन के उपाय, 21 दिन के उपाय। देखिए, उपायों का काम होता है आपके चीज़ों को सक्रिय करने में मदद करने के लिए।
आपके लिए वो डोरवे खोलता है। आप किसी भी रोड के भिखारी को या फिर कोई भी एक नॉमिनल व्यक्ति को आप रातों रात करोड़पति नहीं बना सकते कभी भी। अगर ऐसा होता था तो आज सब लोग अंबानी होते थे। जी। मुंबई एक सपनों की शहर मानी जाती है। तो क्या आपको लगता नहीं कि जो सपनों की शहर में जो सालों साल दौड़ते रहते हैं दिन भर, 20 साल 25 साल जो अपना खपा देते हैं, आपको पता होगा फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई की, वहां पर कितने लोग एक अच्छा एक्टर बनने के लिए अपना 20 साल 25 साल 30 साल तक निकाल देते हैं। तो क्या उनका 15 दिन नहीं होगा अपने लिए? 15 दिन में उपाय करो और चीजें डन। हाँ। ऐसा नहीं होता है। हाँ। चीजों को लाइन लेवल पे लेके आने के लिए समय जाता है। आप जो काम करते हो वो भी आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से होगा, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। करोड़पति का आप मतलब समझो। मेरा एक मानना है यहाँ पे, आप करोड़पति का आप मतलब समझो। बहुत सिंपल है। अगर एक छोटा सा एक व्यक्ति है, समझो गांव में एक मजदूर है, वो किसान है, अगर उसका बच्चा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाता है तो क्या उसके लिए करोड़पति के जैसा बात नहीं हुआ? बिल्कुल। क्या करोड़पति से वो सिर्फ पैसों के मामले में भी ये तोला जाता है? बिल्कुल भी नहीं। एक छोटे सा आदमी जिसके पास जॉब के लिए आज वो तरस गया है, आपको एक मैं स्टोरी बताता हूँ इससे। एक मेरा हैबिट है कि मैं स्टोरियों से चीज़ों को अच्छे से नरेट कर पाता हूँ। बिल्कुल। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं ऐसे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति को जानता हूँ। उन्होंने बहुत समय पहले मेरे से कंसल्टिंग लिया था। वो मुंबई में आए थे मात्र 20,000 रुपया लेके अपने जेब में। कितना? 20,000 रुपया 20,000। लेके जेब में। ना उनको कोई जानता है, ना उनको कोई मानता है। ठीक है? उस टाइम पे वो एकदम अननोन फेस थे। आज के टाइम पे वो 15 से 20 हॉस्पिटल रन करते हैं। बिना डॉक्टर हुए वो हॉस्पिटल रन करते हैं। अच्छा। आज वो उसके और उनके नाम पे एम्बुलेंस वगैरह ना जाने कितनी सारी चीजें हैं। तो क्या उनके लिए वो करोड़पति वाली बात नहीं हुई? आज ये उन्होंने तो अपने घरों में अरबपति हो गए वो। बिल्कुल। आप डेफिनेशन समझो कि हाँ। आपको क्यों बोला जाता है। उसका मतलब है आपके लिए डोरवे खोलना। 15 दिन में आपको आज बहुत सारे उपाय ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत इजी टू डू है, जो कि जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है और वो आपका डोरवे खोलते हैं। मैंने खुद अनुष्ठान किए हुए हैं। मैंने खुद 40 45 दिन के मैंने अनुष्ठान किए हुए हैं। तो अनुष्ठान करने के बाद ऐसा नहीं कि मेरा काम तुरंत हो गया। इट इज लाइक कि आपका डोरवे खुल गया। आपको कोई सहायता नहीं कर रहा था वहां पे आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिलना चालू हो गया। आपको कोई सुनता नहीं था और आज आपको कोई बोल रहा है 10 लोग से जगह पर आपको फोन आ रहा है कि आइए तिवारी जी हम बात करते हैं। आपको फ्लैट नहीं मिल रहा है, आपको कुछ प्रॉपर्टी का काम है, आपने अनुष्ठान किया, आपने ब्रोकर आपको बोल रहा है कि सर 2 अपॉर्चुनिटी आई है, आपको देखनी है क्या? आपके बजट में है। फ्लैट लेने के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुंबई में। मुंबई में एक बेसिक फ्लैट 1 बीएचके भी अगर आप देखोगे ना तो भी वो 1.5-2 करोड़ के ऊपर चला गया है। तब 1.5-2 करोड़ तो सबके बस की बात नहीं है। किसी का लोन सैंक्शन नहीं होता है। लोग लोन लेते हैं, लोन सैंक्शन नहीं होता है। तो अगर किसी का लोन अगर सैंक्शन होना चालू हो गया तो क्या वो भी एक उपाय का जैसा एक अच्छी बात नहीं है? कोई लोन वाला कोई मानता नहीं है कि नहीं हम आपको लोन नहीं दे सकते। वो बैंक पे जा रहा है, एसबीआई आईसीआईसीआई हर एक बैंक के पास में जा रहा है। वहां पे आपने उपाय वगैरह किया, कोई एक बैंक वाला बोलता है सर हम आपके लिए सहायता करने के लिए रेडी है, आपको जितना भी अमाउंट का लोन चाहिए हम आपको सैंक्शन करके दे देंगे। तो क्या उपाय ने चमत्कार नहीं किया? तो ऐसे उपाय काम करते हैं आपको डोरवे और रास्ता दिखाने के लिए। ये नहीं कि आप बैठे हो और मस्त आप बेडरूम में आप अपना एसी चला के रखे हो और आपने उपाय कर लिया, 15 दिन का 40 दिन का अनुष्ठान कर लिया, 15 दिन का ये भी 1 करोड़ का पेटी आपके सामने आ जाएगा। ऐसे काम नहीं करता जी। और एस्ट्रोलॉजी ना इतना ईजी भी नहीं है। हाँ। ठीक है? एस्ट्रोलॉजी इतना उपाय बहुत ईजी है। मैं मानता हूँ उपाय बहुत ईजी है और सरल-सरल उपाय हैं। किसको क्या चीज़ खिलाना है, गौ माता को आपको एक छोटी-सी चीज़ आपको बताता हूँ। सब क्या कहते हैं, गौ माता को आप घास खिलाओ, पूरी दुनिया घास खिलाती है। आपको तिवारी जी अगर मैं डेली आपको छोले-भटूरे या दाल-चावल खिलाते रहूँ, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा, यार मुझे कुछ वैरायटी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ऊब जाता है ना आदमी कि हाँ। अरे यार कुछ तो और खिला दो, कुछ हाँ। अच्छा खिला दो। आपका कोई त्योहार वगैरह आता है, आपका कोई हाँ। फंक्शन वगैरह आता है, आपका बर्थडे आता है, चलिए आप बर्थडे का ले लीजिए। क्या आप अपने फैमिली को बाहर लेके नहीं जाते खिलाने के लिए? तो क्या गौ माता के लिए ये चीज़ नहीं एप्लीकेबल होता? गौ माता को भी तो वैरायटी चाहिए खाने के लिए। तो आपका कुंडली बताता है कि गौ माता को क्या खिलाना चाहिए। आपको पता है एक चीज़ और मैं छोटा-सा आपका समय लेके आपको एक चीज़ बताता हूँ, कि आपको पता है बहुत समय पहले तुलादान का प्रचलन था। राजा महाराजा तुलादान करवाते थे। हाँ। और तुलादान कैसे करते थे? आप बस एक बार आँखें बंद करके अपना वो चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए कि पुराने ज़माने में तुलादान कैसे किया जाता था। एक तरफ खुद बैठते थे और दूसरी तरफ वो परफेक्ट। असरफियाँ रख दिया या हाँ, खाने का कुछ सामान रख दिया। बिल्कुल। और मुझे याद आ गया, मैं गया था उज्जैन। हुँ। इंदौर में एक मंदिर है हुँ। गणपति जी का। वहाँ आज भी इतनी बड़ी तुला है, उसमें लोग बैठ के या करते उनके हैं। कभी बच्चा होता है, जो भी मन्नत पूरी हाँ, होती हाँ, है, हाँ। तो उस तुला में एक तरफ बैठ के और दूसरी तरफ
जो भी सामग्री उनको हम्म। देनी है वो दान करते हैं। और जो सामग्री देनी है ना, वो आपका कुंडली बताता है, वो कुंडली डिसाइड करेगा। बताता है आपको कौन से। जैसे एग्जाम्पल देके अगर आप समझाएं तो बड़ा बहुत अच्छा बढ़िया, रहेगा। बहुत बढ़िया। मैं आपको एग्जांपल और स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। चलिए ठीक है। किसी के सप्तम भाव में, 7th हाउस जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 7 नंबर राशि चाहे 7 नंबर ग्रह, वहां पे जो बैठा हुआ है, वो चीज अगर आप गौ माता को खिलाना चालू कर दो तो बहुत अच्छा होता है। आपके संबंध लोगों के साथ में अच्छे होने चालू हो जाते हैं। अच्छा। आपका कम्युनिकेशन लोगों के प्रति अच्छा हो जाता है। हम्म। लोग आपसे अच्छे तरीके से बात करने लग जाते हैं। आप कैसा आपका रहन सहन है वो चेंज होना चालू हो जाता है धीरे धीरे। तो वो सब किससे देखते हैं? सप्तम नंबर हाउस और सप्तम नंबर राशि से। वहां पे आप समझिए सूर्य बैठा हुआ है। सबको पता है कि सूर्य कौन से ग्रह में, कौन से हाउस में या फिर कौन से राशि में डेबिलिटेड होते हैं। हिंदी में उसे नीच का कहते हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसे अपशब्द जो हमारे शास्त्रों में ही लिखे गए हैं, मैं उनका वर्णन नहीं करता हूँ। बिकॉज आप किसी ग्रह को ऐसे कहना नहीं चाहिए। अच्छा। ग्रह है ना, ग्रह तो पावर है। हाँ। और एक दिन आपको एक चीज बता देता हूँ, लोग आपको नहीं आए दिन रास्ते में मिलते हैं, अरे मेरा तो सूर्य खराब है, मेरा तो चंद्रमा खराब है, मेरा हाँ, शनि हाँ, खराब है। हाँ, हाँ, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। किसी दिन अगर वो सच में रूठ गए ना, हाँ। आपकी एड़ी चोटी की दम भी लगा लोगे तो भी वो सही नहीं होंगे। ओके। ग्रह है, पावर है, रिस्पेक्ट से बात करिए आप उनके लिए। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हो के मैं ये जो नीच जो वर्ड है बहुत कम यूज करता हूँ। मैं बोलता हूँ डेबिलिएटेड, जो इंग्लिश में उसको बोलते हैं, या फिर मैं ये करता हूँ, ऐसा कहता हूँ। मेरे कंसल्टेशन में आप किसी भी मेरे क्लाइंट से पूछ लेंगे ना, मैं हार्डली कभी कभार मैं नीच वर्ड यूज करता हूँ, वरना मैं क्या बोलता हूँ, ग्रह अच्छे स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। और इसी बात पे आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपके किसी भी कुंडली में आप देख लो, सप्तम भाव में या फिर सप्तम नंबर राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपका ना जो पर्सनल लाइफ होता है वो बहुत ज्यादा डैमेज्ड होता है। ओके। किसी का भी आप उठा के देख लो, हाँ। आप देख लो, अगर उसमें किसी भी बृहस्पति का अगर दृष्टि वगैरह पड़ गया, कुछ युति वगैरह, कुछ संबंध वगैरह बन गया, तो वो चीज इंटेंसिफाई जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन दाग रहेगा। मतलब 7वें घर में सूर्य अगर बैठा है। हाँ, 7वें घर में किसी का भी आप चार्ट उठा के देख लीजिए, आपका सामने वाले आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। सामने वाला व्यक्ति आपको ये चीज कहेगा, आप पार्टनरशिप में हो तो सामने वाला पार्टनर क्या बोलेगा, अरे वो गया ना, चलो अब मेरी आपकी प्रॉफिट की बात करो। 2 जन बैठ के बात कर रहे हैं, जो 7वां नंबर राशि वाला वो गया, तो आपके साथ में पार्टनर क्या बोलेगा, उसको जाने दो, अब हम बात करते हैं, अब हमको क्या लेन देन करना है। तो कभी भी पार्टनरशिप में, अब पार्टनरशिप चाहे लाइफ पार्टनरशिप हो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, डेंट आ जाता है। उसको कैसे सही करेंगे? आप सूर्य का सामान यानी क्या, गेहूं, उसका आप तुलादान करो। गेहूं का तुलादान करो। ओके। अब तुलादान जैसे आपने आंखें बंद करके आपने जैसे बताया कांटे पे बैठ के करते हैं, सेम उसी प्रकार से करना चाहिए। आज के समय में बहुत कम मंदिर होते हैं, जैसे आपने उज्जैन का एक जिक्र किया, मैं रामेश्वरम गया था, रामेश्वरम में भी एक मंदिर है, वहां पे वो कांटा सिस्टम था। वहां पे आप जाके बोलो मुझे गेहूं का तुलादान करना है, आप कोई और ग्रह का मत करो, सिर्फ और सिर्फ आपके हॉरोस्कोप में जो लिखा है उसके हिसाब से आपको तुलादान करना चाहिए। ओके। और आप गेहूं का तुलादान का मतलब क्या होता है, न रत्ती कम न रत्ती ज्यादा। नहीं, अगर आपको वो तुला तो नहीं मिलनी है स्वाभाविक हर जगह, आपने अपना वेट ले लिया, वो भी और चलेगा। जितना भी वेट है हाँ। उस हिसाब से आपने यस, गेहूं दान कर अगर दिया। किसी का वेट 60 किलो है, हाँ। तो 61 भी नहीं होना चाहिए और 59 भी नहीं होना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? बहुत बढ़िया है, मैं आपको बताता हूँ। तुलादान मतलब आपका वजन। ठीक है। तुला मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। आप कंपैरिजन किसके साथ में कर रहे हो, अपने साथ में कर रहे हो। तो कंपेयर करने के लिए, अब अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं मोटा हो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मतलब ओवर द प्रोसेस होता है कि आप जैसे अगर वेट अगर आपका बढ़ रहा है तो वहां पर आपको ज्यादा दान करना चाहिए। अगर आप पतले हो तो लोग कम दान करते हैं। तो उसको मेजर कैसे करोगे, आपका मेजरिंग फैक्टर क्या है, उससे हम कांटे पे बिठाते हैं और देखते हैं कि आपके जो शरीर में जो ग्रह हैं, जिनका पावर है ग्रह का, उसके मुकाबले में हम वहाँ पे दान करवाते हैं। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मेरा काम कभी भी डराना नहीं है, और मेरा एक चीज में मानना है, कोई भी अगर आप उपाय कर रहे हो ना, उसमें अगर आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं है तो वो काम नहीं करता। क्लियर? इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन होनी चाहिए, और जरूरी नहीं कि तुलादान आपका 7वें नंबर घर में, 7वें नंबर राशि में किसी भी व्यक्ति का अगर सूर्य बैठा हुआ है ना, तो 7 मुट्ठी गेहूं से भी अगर वो दान करेगा तो भी उसके लिए लाजमी रहेगा, वो तो भी लगेगा। अगर किसी को भी अपने पॉकेट के ऊपर स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है। हाँ। देखो, अगर एज एन एस्ट्रोलॉजर ना, हम लोग को अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है कि हम क्या चीज़ कह रहे हैं और क्या चीज़ नहीं कह रहे। अगर मैंने आपको कह दिया ना, तिवारी जी, जब तक आप तुलादान नहीं करोगे आपके लाइफ में कभी कुछ मंगलमय नहीं होगा, कोई चीज़ अच्छा नहीं होगा।
तो ना आप क्या बोलोगे, मुझे तो तुलादान करना है, तुलादान करना है, तुलादान करना है। आपका फाइनेंसेस हो सकता है उस टाइम पे सपोर्ट ना कर रहा हो, लेकिन आपके मन में क्या होगा, नहीं मुझे तुलादान करना है, तुलादान करना है। और जब आप तुलादान कर भी दोगे, कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर भी दोगे, आपके मन में रहेगा यार मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था तुलादान करने के लिए, मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरा सक्षम नहीं है, चलो यार कहीं से लोन लेके कर देता हूँ। आपकी इंटेंशन वहाँ पे हो गई खराब, आप डेप्थ में चले गए, आप डेप में कर्ज चले में गए, चले गए कर्ज आप। में चले गए। वो उपायों का फंडा नहीं है, वैसे उपाय नहीं काम करते। भाई आप आदमी आपके पास में आ रहा है तो उस हाँ, समय वो मुसीबत में होगा, दुख में होगा, तकलीफ में होगा, वही बात परेशान है। होगा, तभी आपके पास आ रहा है। और उसी टाइम पे और आप उसी बोल रहे हो टाइम में आप बता रहे हैं ऐसे उपाय जो हजारों के हैं या हाँ, लाखों के हैं। इसीलिए जब भी मैं उपाय बताता हूँ ना, मैं एक चीज़ निश्चित करता हूँ, आपके ग्रहों के हिसाब से आपकी कुंडली में जो ग्रह जहाँ पर बैठा है, जिस नंबर राशि में बैठा है, वहाँ पर अगर वो चीज़ पहुँचा दिया जाए, और कुछ कुछ एक आंकड़े वगैरह होते हैं, कुछ स्पेशल आइटम्स वगैरह होते हैं जो हम कहते हैं लोगों को कि आप ये पहुँचा दो, कहीं कभी कभार हम बोलते हैं बल्टियाँ वगैरह पहुँचाओ, लोहे की बल्टी वगैरह पहुँचाओ, उसमें 2-2 3-3 ग्रहों का समूह आ जाता है। तो हम वैसे वैसे युति बना के करते हैं काम। तिवारी जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहता हूँ, अगर कोई आदमी परेशान है तो ही वो एस्ट्रोलॉजर के पास आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर पूरा उसको निचोड़ डाले, ऐसा नहीं। देखो, आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप उपाय करो, ठीक है? ग्रह और उपाय, अगर आपने 7 मुट्ठी भी अगर गेहूं का दान किया या फिर 7 चम्मच भी कर लिया, तो भी आपको फायदा होगा। बस आपको वादा क्या करना है भगवान से या गौ माता से कि हे गौ माता, मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने लाइफ में इतना सक्षम बन पाऊं कि मैं आप जैसी 100 अनेक गौ माताओं को मैं उनका पेट भर सकूं। आप ये बोल के देखो, आप ये बोल के देखो उनके साथ में, आपको कैसे नहीं गौ माता ब्लेस करेंगी। गौ माता को बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ आलू खिलाओ, आलू खिलाओ, आलू खिलाओ। अरे भाई साहब, पहले देख तो लो कि आपका कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है। आपको दान क्या करना है, आपको आश्रम में दान क्या करना है, आपको धर्मशाला में दान क्या करना है, वो भी आपका कुंडली बताता है। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, अंबानी जी को देख लो। अंबानी जी हमेशा हर जगह पे जाके दान करते, लेकिन एक एक जैसा सरीके का दान नहीं करते, हर जगह अलग अलग चीज करते हैं, क्योंकि एनर्जीज हर ग्रह की अलग होती हैं। जब भी किसी के 7वें नंबर ग्रह पे या 7वें नंबर हाउस में अगर सूर्य आ जाए ना, तो सामने वाला दबना चालू कर देता है। सूर्य एक तरह से वहां पे अस्त हो जाता है। आप ना, आपको शास्त्रों से एक चीज जोड़ता हूं, संध्या काल कब होता है, सूरज कब ढलता है? जब दिन और रात का मिलन चल रहा हो। मिलन चल रहा है, मतलब अराउंड 6 PM के आसपास, शाम को 6 से 7 बजे के बदलता टाइम पे रहता है। बदलता रहता है। किसी का भी अगर जन्म शाम को 6 से 7 बजे के बीच में है ना, तो अपना कुंडली उठा के चेक कर लीजिएगा, आपका सूर्य 7वें नंबर राशि में ही मिलेगा। अच्छा। आप 7वें नंबर ग्रह में मिलेगा, 7th हाउस में मिलेगा, आप ये चेक कर लो। और जैसे ही वो 7th नंबर हाउस में गया सूर्य, आप सामने वाला आप पे डोमिनेट हो जाता है, आप पे हावी हो जाता है। आप जाके बॉस को बोलते हो, आज ना मैं बॉस से मैं बोल दूंगा कि नहीं मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं एक चीज नहीं करूंगा। आप जैसे ही बॉस के सामने जाते हो, बॉस बोलता है क्यों आए हो, भारी आवाज में बोला, सर मैं तो एक छोटे से काम अच्छा, के लिए डर आया गए। था, थोड़ा सा सर मेरे को ये नहीं हो रहा मेरे से, हाँ। तुमको ये करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है सर, कर देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। सामने वाला दबना चालू हो जाता है। 7th हाउस में जब सूर्य आता है, क्यों बोलते हैं लोग मैरिड लाइफ थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाती है, क्योंकि 7th हाउस किसका है, आपके सामने वाला। आपके सामने वाले में सूर्य की पावर आ गई और आप में नहीं आई, तो क्या होगा, सामने वाला हमेशा आपके ऊपर हावी हो जाएगा। किसी का जन्म सुबह के टाइम पे 6 से 7 बजे के बीच में हुआ रहेगा, आप अपना कुंडली खोल के देख लेना, आपको जो सूर्य ग्रह है वो 1st हाउस में मिलेगा। सूर्य को जब उदय होता है तो सब उसको नमस्कार कहते हैं। आपको एक छोटी सी एक कहावत याद दिलाता हूं जो पुराने टाइम में बोलते थे कि चढ़ते सूरज को पूरी दुनिया सलाम ठोकती है, लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई कोई मानता नहीं या कोई पूछता नहीं। तो जो डूबता हुआ सूरज है आपका 7th हाउस का सूर्य है, उगता हुआ फर्स्ट हाउस का। उगता हुआ 1st हाउस का, जहाँ पे उच्च का हो जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं आप चीजों को ना, अब ये क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्लुएंस में लेके आओ, चीजों को जोड़ो। आप ना अगर 1st हाउस में अगर सूर्य आ गया, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, सामने वाला साहसी होगा, सामने वाला हिम्मती होगा, सामने वाला ये लीडरशिप क्वालिटी होगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो कब पैदा हुआ, जब उगता हुआ सूरज था। उगते हुए सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है। तो आपकी कुंडली में अगर 1st हाउस में सूर्य है, आपका जन्म सुबह के 5, 6 या 7 के आसपास में हुआ है, जब सूर्य उदय का समय होता है, आप देख लेना, वो आदमी यहाँ पे बैठा रहेगा ना, 10 आदमी को बिठा के रखेगा। वो एक बार बोलेगा कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, 10 लोग मिल जाएंगे उसको काम करने के लिए। वही सूर्य अस्त वाला जो आदमी होगा वो क्या बोलेगा,
भाई मेरा ये काम है कर दो, सामने वाला बोलेगा अरे नहीं सर अभी टाइम नहीं है सर, अभी सर ऑफिस लीव होने का टाइम हो गया सर, शाम को 6 बज गया। और वही उगता हुआ सूरज वाला, पहले हाउस का सूर्य वाला अगर जब बोल देगा ना कि ये काम करके दो, और निकलते निकलते ऑफिस से सामने वाला आदमी क्या बोलेगा, पहले इसका काम कर देता हूँ फिर जाता हूँ। ये डिफरेंस होता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हो तभी तो ग्रहों की जब तभी तो रेमेडी काम करती है। राइट। सामने वाला क्या बोलता है कि मेरा मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैं पार्टनरशिप में जाता हूँ तो सामने वाला पार्टनर मेरे को धोखा दे देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य 7th हाउस में बैठा है। आप ये उपाय तो करके देखो। आपने आप गाय के लिए भी बताया कि सबको घास नहीं खिलानी है या गाय को जी अलग अलग खिलाना है, जी तो बिल्कुल। किसको क्या खिलाना चाहिए ये अगर मैं आप आपको बता दें। बहुत बढ़िया, चलिए आपको बताता हूँ। हाँ। आपका 7th हाउस, हम्म 7 नंबर राशि हम्म या फिर आपका शुक्र ग्रह, हम्म ये तीनों की तीनों गाय को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा। ठीक है। अगर ये तीनों के साथ में अगर सूर्य का मिलन हो जाए, मतलब 7th हाउस में अगर आपका सूर्य आ जाए, तो आपको गौ माता को गेहूं का दलिया खिलाना चाहिए या फिर गेहूं खिलाना चाहिए। ओके। ठीक है। तुला दान भी करोगे तो गेहूं का करोगे, तो जब तुला दान आप गेहूं का कर दोगे ना, तो सामने वाला गेहूं को भिगो के रखता है, भिगो के रखने के बाद में उसका दलिया बनाता है, फिर वो गौ माता को खिलाता है। तो ये हो गया सूर्य 7th राशि या 7th हाउस का। अगर सूर्य की जगह समझो चंद्रमा आ गया, तो आप गौ माता को पानी पिलाओ। अच्छा, चंद्रमा यानी कि पानी। पानी, गौ माता को आप पानी पिलाओ, अच्छा। तभी रेमेडी काम करता है। हम्म और गौ माता को आप पानी के साथ क्या पिला सकते हो, चावल रहता है चावल, चावल को आप मस्त उबाल लो, चावल का कुछ बना के खिलाओ गौ माता को, तो भी वो काम करेगा। क्योंकि सफेद है, सफेद सफेद चीज आपको रिलेटेड टू खिलाना है। मून। हाँ, अब मून से आपको और चीज बताता हूँ। हाँ। मून मतलब आप कच्चे पदार्थ खिलाना चालू करिए। कच्चे पदार्थ यानी कच्चे जो फल फ्रूट वगैरह आते हैं, आप गौ माता को वो खिला सकते हो। सेब वगैरह आता है, वो भी आप खिला दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी सफेद जो मस्क मिलन आता है, मस्क मिलन जूसी होता है, तो वो भी आप गौ माता को खिला सकते हो। तो क्या है, जब वो निगलेंगी तो उनको दिक्कत भी नहीं होगा। चंद्रमा मतलब क्या है, रसीला चीज। तो मस्क मेलन भी आप देखोगे तो रसीला होता है। जब उसको काटोगे ना, उसमें से बीज जो होता है, बीज निकाल दो और जो मस्क मेलन है वैसे ही खिला दो। गौ माता भी खुश, आपका ग्रह भी खुश हो जाएंगे। अब बात करते हैं वही 7th भाव में अगर मंगल ग्रह आ जाए तो। 7th हाउस में आपको एक चीज बताऊं, 7th हाउस में अगर 7th हाउस में अगर किसी का मंगल ग्रह आ जाए, सामने वाला आदमी ना, जो आपसे सामने वाला बात कर रहा होगा, बिन बात के आपको चिल्ला के चला जाएगा। अच्छा, बिन बात के, मतलब दूसरा आदमी आपको बिना डांट के बात चला के जाएगा। डांट के चला जाएगा। आप खाना भी खा रहे हो ना, दूसरा वाला आपके घर वाले मेंबर ओ, क्या बोलेंगे मालूम है, हाँ। यार अब तक खाना ही खा रहे हो आप, अच्छा, फटाफट करो ना। मंदिर का घंटा जो आ रहा है बजा के जा रहा है। बजा के जा रहा है। अच्छा। तो हमेशा कभी ना कभार ऐसे व्यक्तियों को टोकम जो होता है ना, कि जब भी हाँ। मैं कुछ काम करता हूँ कोई मेरे को टोक देता है, हाँ। तो वैसा टोकम टाकी का काम बढ़ जाता है। तो मंगल क्या होता है, मंगल यानी लाल कलर क्या उपाय और करें मिठाई। उनके लिए वो वही बता मैं आपको दीजिए। बता देता हूँ। तो तिवारी जी एक बहुत ही बेहतरीन उपाय बता देता हूँ ऐसे लोगों के लिए। हमेशा लाल कलर का जो गुड़ वगैरह आता है, वो आप गौ माता को खिलाना चालू कर दो। देखो कैसे आपके लाइफ में जादू होना चालू हो जाएगा। आप खुद कहोगे हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी काम करती है। जो आपको बजा के जा रहे थे यानी डांट के जा रहे थे वो नहीं डांटेंगे। बिल्कुल भी नहीं। आपको चीज़ों में आप देखोगे, चीज़ों में आपको बेहतरीन आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हाँ। एस्ट्रोलॉजी का एक चीज़ और मैं आपको कहता हूँ, कोई अगर मुझे चीज़ कहता है या मेरी टीम मेंबर को जब भी कोई कॉल वगैरह लगाता है, कोई मैसेज वगैरह ड्रॉप करता है, जब भी ना कोई व्यक्ति अगर हमसे पूछ ले कि मैं इस चीज़ के लिए आ रहा हूँ, क्या 100% निवारण हो जाएगा, हम लोग कहते हैं नहीं जी, आप कंसल्टेशन ही मत लो। क्योंकि हमको कभी भी किसी का गलत नहीं करना है, ना ही मुझको या मेरे टीम मेंबर को किसी का गलत पैसा चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी चीज़ों को गारंटी नहीं करता है, एस्ट्रोलॉजी चीज़ों को इम्प्रोवाइज करता है। अभी एक एग्जांपल दे दो, किसी ने मर्डर कर दिया, एग्जांपल दो, किसी ने मर्डर कर दिया, वो आके बोलेगा मेरे को कोर्ट से छुटकारा पिला दो, तो क्या आप करोगे? नहीं हो सकता, वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आपके कर्म भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत में है तो उसको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलता है। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ श्योर शॉट थिंग, बट एस्ट्रोलॉजी इज़ अ हेल्पिंग हैंड। आप जब से ये समझना चालू कर दोगे कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, कब लेना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगा जानने में। मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या मेरा समय सही चल रहा है नया चीज़ को चालू करने के लिए, या फिर मैं अटक जाऊंगा, वो आपको एस्ट्रोलॉजी हेल्प करता है। आप एस्ट्रोलॉजी को समझो। मैं ये आपके माध्यम से पूरी दुनिया से आपके ऑडियंस से ही कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को ना टोने टोटके तक मत सीमित रखो। एस्ट्रोलॉजी में हमेशा मेरे कंसल्टेशन में मैं स्टार्ट में कह देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को आप कंसल्टेशन के जैसा नहीं, बल्कि रोड मैप सेशन के जैसा ही लेना। जो भी हमसे बात करता है, मैं उसको कहता हूँ कि आप इसको रोड मैप सेशन के हिसाब से लेना। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज या टोने टोटके तक सीमित नहीं है।
आपका व्यवहार लोगों के साथ में कैसा होगा, आपको किन लोगों के साथ में एसोसिएट होना चाहिए, वो आपको एस्ट्रोलॉजी बताता है। ये आपका एक गाइडिंग टूल है, जहाँ तक मैं परफेक्ट, समझता हूँ। अगर परफेक्ट। आपको आप बीमार हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है कई हुँ, डॉक्टर को हुँ। दिखाने के बाद, तो हो सकता है आपको एस्ट्रोलॉजी कोई सही हॉस्पिटल या डॉक्टर का पता चल जाए। बढ़िया, आप वही। पता चला कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, 10 साल हो गए, नहीं हो रहा है, हुँ, तो हुँ। हो सकता है कि आप गाइड करें कि भाई इसकी जगह आप फाइनेंस में चले जाओ या कहीं और चले जाओ। एक बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम्पल दूँ इसका? बिल्कुल। मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे, उनका हम जो कंसल्टेशन वगैरह चल रहा था, उन्होंने कहा कि मैं सिविल सर्विसेज़ के लिए हुँ, मैं जा रहा हूँ, हुँ, ठीक है? उनका जब चार्ट वगैरह जब हमने रीड किया, हम अंडरस्टैंड जब मैंने किया, तो मैंने उनको एक हुँ, चीज़ बोला, "आप सिविल सर्विसेज़ के लिए क्यों जा रहे हो? हुँ, सिविल सर्विसेज़ के लिए हुँ, आपका कुंडली उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, हुँ, ठीक है? क्योंकि मैं आपको जैसे आपने बोला गाइडिंग टूल है, तो मैं गाइड कर रहा हूँ उनको। अभी यहाँ तक तो हम गाइड कर रहे थे कि आप ना उसके जगह पे मत जाओ, उसकी जगह पे कोई अकाउंटिंग का काम करो, अकाउंट्स में जाओ, फाइनेंस में जाओ। क्यों? क्योंकि उनका सूर्य ग्रह अच्छा नहीं था। सूर्य ग्रह जब होता है, सूर्य ग्रह जब अनकंफर्टेबल स्थिति में बैठते हैं, तो सूर्य से आपको यानी गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं लेके आके देते। हुँ, उनका बुध उच्च का होके बैठा हुआ है, 10वें घर में बैठा हुआ है, 10वां यानी कर्म स्थान आपका, तो ये था। और उनका जो D10 वगैरह चार्ट भी अगर आप देखोगे, डिविज़नल चार्ट्स वगैरह देखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो उसको समझ सकते हैं। हुँ, वहाँ पे भी ना उनका बुध ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, आप ना फाइनेंस में जाओ। तो बोलते फाइनेंस में क्या करूँ? मैं तो 4 साढ़े 4 5 साल हो गए मुझको सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हुए, आप बोल रहे हो रातों-रात मैं अपना प्रोफ़ेशन चेंज कर दूँ। मैंने एक बोला, आपने पढ़ाई तो की है, सिविल सर्विसेज में हर एक अकाउंट्स की बात होती है, हर एक चीज़ की बात होती है। आप एक बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाके देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी बुध ग्रह से रूल होता है, क्योंकि छठवां घर जो कालपुरुष का कुंडली होता है, हुँ, वो आपका कॉम्पिटिशन देखता है। छठवां घर, छठवां नंबर राशि किसका है? बुध का है। अच्छा। तो मैंने उन्हें बोला कि एक काम करो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओ, लेकिन जहाँ पे अकाउंट्स की बात की जाए, जहाँ पे हुँ, फाइनेंस की बात की जाए। हुँ, तो मेरे कहने पे उन्होंने एमबीए का जो एक होता है, जो उनका जो अकाउंटिंग का जो पेपर वगैरह, कैट वगैरह उसको शायद से कुछ कहते हैं, हुँ, उसका एग्ज़ाम दिया। आप मानोगे नहीं, उसका टॉप 500 के अंदर हुँ, उसका रैंक आ गया, हुँ, कम पढ़ के। क्योंकि वो उस चीज़ के लिए बना हुआ है, तो वो उसी के लिए बना हुआ है। हुँ, आपको ये जानना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन आप किसी भी बच्चे वगैरह के लिए लेते हो, तो उसके लिए आप पहचानो कि वो किस चीज़ के लिए बना हुआ है, कौन-सा क्षेत्र उसके लिए अच्छा है। आपको हुँ, इंजीनियरिंग करना है, सब बच्चे बोलते हैं आज के टाइम में मुझे इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर किस चीज़ का? हुँ, आयुर्वेदिक, आपका एलोपैथी, आपका आई सर्जन, हुँ। दाँत का दिक्कत, ये भी किस चीज़ पता में? चल जाता है? ये भी मालूम पड़ता है, हर एक प्लैनेट एक-एक ग्रह अच्छा। को रिप्रेज़ेंट करते हैं। आपका फ़ोन हुँ, से लेकर आपके घर में कौन-सी गाड़ी है, कौन-सी वस्तुएँ हैं, ये जो पीछे आपके जो झाड़ वगैरह रखा हुआ है, ये जो हुँ, माइक वगैरह है, आपका जो कपड़े का जो कलर वगैरह है, हर एक चीज़ एक नए ग्रह को दर्शाता है, रिप्रेज़ेंट कर रहा है। रिप्रेज़ेंट करता है। जो ग्रह अच्छा है, उसका फ़ेवर लेना चालू कर दो, जो ग्रह अच्छा नहीं है, उसको पीछे छोड़ दो। फ़ोन का क्या बताया आपने? फ़ोन क्या बहुत बताएगा? एग्ज़ाम्पल है, जैसे फ़ोन एक राहु ग्रह से हम देखते हैं, अच्छा। राहु और बुध का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि राहु की उस फ़ोन के ऊपर हमेशा ग्लास लगी हुई होती है। हाँ। आपका फ़ोन के साथ में इंटरेक्शन किसके माध्यम से होता है? ग्लास के हुँ, साथ में होता है। किसी का भी बुध ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित निकल के आता है, जब हम हुँ, कुंडली वगैरह बनाते हैं, 12वें नंबर राशि में, 12वें नंबर घर में आ जाता है, या फिर जो नक्षत्र पे मेरी पकड़ नक्षत्रों के ऊपर बहुत अच्छी है, हुँ, क्योंकि ग्रहों से ज़्यादा पावरफुल राशियाँ होती हैं, हुँ, राशियों से भी ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र होते हैं, और हुँ, नक्षत्र से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल चरण होते हैं। लेकिन चरण तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर सही नहीं पता है तो। चरण थोड़े-थोड़े समय में भी बदल जाते हैं। हुँ, लेकिन रही बात नक्षत्रों पे, मेरा बहुत अच्छा पकड़ है, तो आपको नक्षत्रों से रिगार्डिंग पे लेके और राशि से रिगार्डिंग पे एक लेके एक चीज़ बताता हूँ। आपका जो फ़ोन है, आपका हुँ, इंटरेक्शन स्क्रीन के साथ में होता है। किसी का बुध ग्रह हुँ, अगर खराब नक्षत्रों में आ गया, तो और साथ ही साथ में अब खराब नंबर राशि में आ गया, खराब घर में आके बैठ गए, 12वें नंबर राशि में, 12वें नंबर घर में आके बैठ गए, बैड नक्षत्र, खराब नक्षत्र में आ गए, उस आदमी का फ़ोन बार-बार टूटता रहेगा, डिस्प्ले हुँ। हमेशा टूटता रहेगा। टेम्पर ग्लास लगाया नहीं कि अगले दिन फूट गया। अच्छा। हमेशा उनको उनके घर में उनसे ग्लास की वस्तुएँ टूटती हुई रहेंगी। हाँ। क्योंकि बुध क्या है? बुध आपका फ़ोन का ग्लास भी है। हुँ, ऐसे व्यक्ति जभी भी कहीं पे भी चलेंगे ना, आप किसी का भी फ़ोन उठा के देख लो, किसी के फ़ोन में ना डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा क्रैक वगैरह होगा, टूटा हुआ होगा, बहुत लंबे समय से चल रहा होगा। उसको बस इतना पूछ लेना, "यार जब भी तुम लगाते हो तब तक तुम्हारा खराब हो जाता है क्या?" हुँ, तो बोलेगा, "हाँ जी, जब भी लगाता हूँ, तुरंत के तुरंत खराब हो जाता है।" ऐसे लोग को एक और एक चीज़ बताता हूँ, हुँ, आप ना ऐसे लोग से एक और एक चीज़ पूछना,
आपको क्या लगता है, आप डे टू डे लाइफ डिसीजन फास्ट लेते हो, और अगर फास्ट लेते हो तो उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, वो सही साबित होता है कि गलत साबित होता है? और बोलेंगे डे टू डे डिसीजन मेरा लेने का पावर है ही नहीं, मैं सोच ही नहीं पाता, मैं एक चीज़ को सक्रिय करने में कम से कम 10 बार सोचता हूँ, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, मैं कोई चीज़ कर दूँ तो मेरे खिलाफ में वो चीज़ आ जाता है। ये बुध ग्रह अगर पीड़ित है तो उसकी निशानी होती है। ओके। तो आप अगर अपना बुध ग्रह के उपाय करना चालू कर दोगे, बुध ग्रह को सही करना चालू कर दोगे, आपके फ़ोन के टेम्पर ग्लास या तो मेन स्क्रीन भी फूटना कम हो जाएगा, आपका टूटना, वो जो फ़ोन का ग्लास है, आपके घर में जो ग्लास के ऑब्जेक्ट्स वगैरह टूट जाता है, वो भी कम हो जाएगा। आपने नहीं ऐसा देखा है, कोई ना कोई एक बच्चा होता है घर में, अरे यार उसके हाथ से मत दो नहीं तो ग्लास तोड़ देगा। अब वो कप का हाथ उसको मत दो, किसी और के हाथ से बाहर भिजवा दो, वरना वो मेहमानों के सामने कप तोड़ देगा वो। तो ऐसे लोग आप देख लेना, बुध ग्रह बहुत डिफ़िकल्ट पोज़ीशन पे रहता है या फिर पीड़ित निकल के आता है। कुछ ये निशानी है। उपाय बता दीजिए कुछ। उपाय चलिए आप अगर एम्फसाइज़ कर रहे हो तो बता देता हूँ। हाँ। आप जो पालक वगैरह होता है ना, पालक वगैरह उसको साफ-उफ करके अपने हाथों से साफ करके आप गौ माता को खिलाइए, वो एक काम कर सकते हो। सेकेंडली जो हरा मूँग वगैरह होता है ना, हरी चीज़ें वगैरह होती है, वो आप शिवलिंग पे अर्पण करना चालू कर दो। अच्छा। उससे ही आपका आप ये बस करके देखो, ऑटोमेटिक चीज़ें सही हो जाएँगी। मैं आपको एक चीज़ हरा बताता हूँ, मतलब बुध। बुध आप सही जगह पे वो चीज़ को पहुँचाओ। एस्ट्रोलॉजी वही बता रहा है, वही बताता है कि आपको पक्षियों को क्या चीज़ खिलाना है, वो आपको एस्ट्रोलॉजी बताता है। आपको चूहे के बिल के सामने क्या चीज़ रखना है, वो भी आपको एस्ट्रोलॉजी बताता है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी जाके डाल दो, ऐसा नहीं होता। आपको जो-जो ग्रह बताए गए हैं, आपको कौन-सा आश्रम होता है? अच्छा एक चीज़ बताइए तिवारी जी, क्या आश्रम सिर्फ़ वृद्ध आश्रम ही होता है? नहीं, अंधों बहुत से का भी, होते हैं। ब्लाइंड लोगों का भी आश्रम होता है, मेंटली रिटार्डेड बच्चों का भी आश्रम होता है, यानी जो मानसिक तनाव से जो बच्चे पीड़ित हैं, उनका भी आश्रम होता है। तो आपको ये भी एस्ट्रोलॉजी चीज़ बताता है कि कौन से आश्रम में क्या चीज़ का दान करना है। इतना स्पेसिफिक होता है, तभी तो चीज़ें काम करती हैं ना। आप जैसे मेरे पास में कोई-कोई क्या एक 1-2 क्लाइंट वगैरह आए थे, उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ मैं ये आश्रम में दान कर रहा हूँ। मैं बोला ये आश्रम में मत दान करो, आप ये आश्रम में भी चालू रहो। देखो कोई भी दान धर्म के काम से कोई किसी को कोई चीज़ ना मतलब कोई नुकसान नहीं पहुँचाता मेजर रूप में। मैंने क्या कहा, आप वो आपका मन कर रहा है, आप वो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो, आप उसमें दान करते रहो। लेकिन मेरे कहने पे अंधों के आश्रम में भी आप ना कुछ दान करना चालू करो। उनको मैंने स्पेसिफिक आइटम बताया, उनके हॉरोस्कोप का एनालिसिस करके। मैंने बोला ये 3 चीज़ आपको देनी ही देनी है। कुछ भी आप दो वो आपके ऊपर है, लेकिन 3 चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको देनी देनी है। उन्होंने दिया, और वो प्रोफ़ेशन के रिगार्डिंग पे बहुत ज़्यादा उनका बिज़नेस में बोलते हैं ना कि लेबर का इश्यू वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा था। उन्होंने दिया, मेरे ख़्याल से 3 से 4 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर उनका फ़ोन कॉल आया कि अभी आपको वास्तु भी करना है हमारा, ऑफ़िस का वास्तु करना है। मैं बोला लेबर का प्रॉब्लम, बोलते हो तो 1-2 हफ़्ते के अंदर ही सॉर्ट आउट हो गया था। अच्छा। मैं इतना बोलूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो एस्ट्रोलॉजी के जो 12 खाने होते हैं ना, 12 हाउसेस, 12 नंबर राशि, उसी के अंदर के हैं सब। आप प्रॉपर्ली उसको डिकोड करो, डिकोड करने के बाद में कौन से ग्रह किस चीज़ को डिनोट करते हैं, वो देखो, कहाँ पर उनका स्थान लिखा हुआ है, वहाँ पर पहुँचा दो। आपने जैसे कहा कि दान किसको क्या करना हुँ, है, हुँ। वो भी डिसाइड होता है कुंडली येस, देखकर। अब सही बोल रहा हूँ। तो दान भी सबको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक आए थे एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कहा था तिवारी जी आपको दान नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया है। अगर आपको कुछ येस। देना है तो हुँ, हुँ। अपनी पत्नी या बच्चों के थ्रू आप दिलवा दीजिए, बिल्कुल। लेकिन आप मत दो। बहुत बढ़िया। एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है कि क्या चीज़ का दान करना है और कब और कितना करना है। हाँ। ये आपको एस्ट्रोलॉजी बताता है। हर जन को दान नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर जैसे आप कहीं कुछ खाने-पीने जा रहे हो, कोई बेगर वगैरह है, कोई अगर हाँ, जो कोई उसको ज़्यादा आता है, खिला देते हाँ, हैं खिला उसको। देते तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें हुँ, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, वो तो आपने अच्छे भाव से किया है, और किसी को भी खिलाना-पिलाने का काम का कभी भी कोई साइड हुँ, इफ़ेक्ट नहीं आता। पहले एक चीज़ बता दूँ, आप अगर डॉगी को कुछ हुँ, चीज़ खिला रहे हो, कैट को कुछ चीज़ खिला रहे हो, उससे कोई दिक्कत मेजर रूप से आपके ऊपर कभी नहीं आता। दान आपको नहीं करना है, मतलब मेजर वस्तु का, हुँ, कोई बड़े मात्रा में। अभी आपने दान खिलाया, उसको ₹10 का आपने कुछ एक वड़ा पाव, समोसा पाव कुछ खिला दिया, तो उतने में पूरी ग्रह आपकी हिल नहीं जाएगी। अच्छा। लेकिन आपने मालूम पड़ा लंगर है या फिर कोई भंडारा है, हाँ, भंडारे में हाँ, आपने अपनी तरफ से पूरे समोसे बँटवा दिए, हाँ, नहीं तो वो भंडारा नहीं करना करा है। है, भंडारा करते हैं भंडारा जैसे। करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, लेकिन भंडारा करने के टाइम पे क्या चीज़ खिलाना है आपको, हुँ, क्या चीज़ आपका प्रमुख रूप से उसके अंदर होना चाहिए, ये हुँ, भी आपका हॉरोस्कोप बताता है। वेरी गुड। हर एक चीज़ बताता है। आप छोटी से छोटी वस्तुएँ लो, हाँ, बिकॉज़ एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, आप जो भी अपना ये जो डेज़ ऑफ द वीक होता है, जितने होते हैं, उसमें 7 ही दिन आते हैं ना, हर एक हुँ, दिन किसी न किसी ग्रह को रिप्रेज़ेंट करता है। तो हर एक जब दिन किसी न किसी ग्रह को कंट्रोल कर रहा है, जैसे आज का दिन गुरुवार है, आज का दिन जो गुरुवार के दिन पे हमारे पास किसी बृहस्पति की पावर ज़्यादा है, हुँ, तो ये दिन पे आपको उसके चीज़ के दान वगैरह करोगे, तो भी एक एंड तक चल जाता है।
बट कोई मेजर रूप में आपको दान नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस आपका हॉरोस्कोप स्पेसिफिकली बता रहा है। किसी का कोई कोई व्यक्ति है जिसका अमावस बॉर्न है या फिर कोई XYZ व्यक्ति का कोई कोई बॉर्न है, तो मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं पितृदोष की निशानी है। पितृदोष का मतलब आप समझिए। अब पितृदोष का मतलब क्या होता है, एक इसका खराब मतलब भी होता है, मैं उसके साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर की तरफ मैं काम करता हूँ। मेरे को सामने वाले को डराना नहीं, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, सामने वाले का कुंडली आया, ये नहीं कि उसको ये बोल दो वो बोल दो डराओ, ऐसा काम नहीं है अपना। बेसिक मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ पहले तो हॉरोस्कोप के रिगार्डिंग पे कि क्या वो चीज़ आपके साथ में हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि कुंडली सही है, कुंडली सही है, प्रेडिक्शन सही है, तो उसके बाद में सामने वाले के लिए उपाय भी उतना ही अच्छा काम करता है। तो अभी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप ये कभी भी एक चीज़ देखना कि किसी का भी अगर बुध ग्रह या फिर कोई ना कोई ग्रह अगर खराब होता है तो वो दिन का वो वार भी उसके लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो ग्रह आपका कुंडली में अच्छा नहीं है वो वार भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। ओके। और इस एक पॉइंट से एक चीज़ आपको मैं एक पॉइंट यहाँ पे डराइव करना चाहता हूँ। मैं पितृदोष पे भी आऊँगा, मैं उससे एक चीज़ डराइव करना चाहता हूँ। तिवारी जी, आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के पास में इतना ताकत है कि आपको वो भी बता पाए कि कौन सा दिन आपके लिए अच्छा होता है, कौन सा दिन आपके लिए बुरा होता है। मैंने आपको जैसे प्रीवियस एक चीज़ बताया कि जो ग्रह आपका अच्छा नहीं है, वो वार भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। राहु केतु को इसमें से आप निकाल दीजिए, ठीक क्योंकि है। राहु केतु पे कोई दिन नहीं है, तो राहु केतु को हटा के बाकी के जो 7 ग्रह बचते हैं, जो हमारे 7 दिन होते हैं, उसमें से कोई दिन अगर किसी भी जातक का या किसी भी नेटिव का अगर वो मालूम पड़ जाता है 7th हाउस में अगर 7 नंबर राशि है, तो मतलब 7th हाउस में या फिर 7 नंबर राशि में अगर सूर्य ग्रह आता है, तो मतलब सूर्य ग्रह डेबिलिटेड हो गए, यहाँ पे उनका पावर अच्छा नहीं है। तो संडे के दिन पे उनको कोई इंपॉर्टेंट काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में स्टार्टिंग ऑफ द इवेंट बहुत मैटर करता है, तो वो नहीं करनी चाहिए। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हम जब भी कंसल्टेशन लेते हैं, जब भी कंसल्टिंग मैं करता हूँ, तो एक प्रॉपर PDF जनरेट होता है, जो कि हमने खुद डिसाइड करके हम कुंडली के हिसाब से बनाते हैं कि वो PDF के हिसाब से आपको बताते हैं कि आपका कौन सा दिन महीने में अच्छा होता है, कौन सा दिन अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था ना, तो आपका जो जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र से आपके कुछ कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, उससे हमें जन्म नक्षत्र से ये चीज़ मालूम पड़ता है। कोई कोई ग्रह ऐसे होते हैं जो कि आपके अगेंस्ट में काम करते हैं। आप अगर उनके भी वार पे कोई चीज़ कर दो या उनके नक्षत्र वाले दिन पे भी कोई चीज़ कर दो, तो भी वो चीज़ गलत हो जाता है। वही चंद्रमा के कितने नक्षत्र होते हैं? कुल मिला के चंद्रमा के 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र ही पूरे 31 डेज़ या 30 डेज़ का महीना हो या 28 डेज़ का लीप ईयर वगैरह हो, कुछ भी हो, तो उसी दिन में वो वेरी करते रहते हैं। आज कोई एक नक्षत्र है, कल कोई एक नक्षत्र है, ऐसे हर दिन अलग-अलग नक्षत्र चलते रहते हैं। तो आपका हम वो PDF में क्लियरली मार्क्ड रहता है कि समझो फॉर एग्जांपल किसी का अश्विनी नक्षत्र अच्छा नहीं है, नक्षत्र सीक्वेंस में सबसे पहले अश्विनी आता है, तो अगर किसी का केतु ग्रह अच्छा नहीं है, वो नक्षत्र से मालूम पड़ता है वो डिटेल स्टडी के बाद में। और अगर अश्विनी नक्षत्र अगर अच्छा नहीं है, तो अगर अश्विनी नक्षत्र आज शाम को अगर 4 बजे तक है, तो 4 बजे तक आप कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य को अंजाम नहीं देना चाहिए। तो ऐसे काम करता है एस्ट्रोलॉजी। कोई अच्छा, कोई पंडित को या फिर कोई भी व्यक्ति को कोई मुहूर्त क्यों पूछता है कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है? बिकॉज़ मुहूर्त का मतलब क्या होता है? एनर्जी दैट इज़ फेवरेबल फॉर योर वर्क। हिंदी में इसको बताऊँ, ऐसी ऊर्जा जो आपको काम करने में सहायता प्रदान करे। तो आपको तो एक सपोर्ट चाहिए ना, कॉस्मिक सपोर्ट चाहिए कि मैं एक और एक बन के 11 कैसे काम करते हैं कि मैं यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ, कोई पीछे से मेरे लिए एक धक्का मार रहा है। तो वैसे काम करता है चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी वैसे काम करती है। तो जब आप कॉस्मिक सपोर्ट के बारे में बात करते हो, तो आपका स्पेसिफिक डे भी निश्चित किया जाता है। तो वो आपके वो चार्ट से हम जो बताते हैं, आपको उस दिन पे आप कार्य कर सकते हो। और एक यूनिवर्सल रूल बता देता हूँ, यूनिवर्सल रूल सभी के लिए। किसी का भी शादी अगर इस दिन पे किया जाए, वो टिकेगा नहीं। किसी का अगर कोई अगर बिज़नेस अगर चालू कर रहे हो, तो चालू होने के कुछ ही दिनों के अंदर बंद पड़ जाएगा, मंदी के जैसा माहौल हो जाएगा उसके अंदर। अच्छा। कोई अगर कोई इंपॉर्टेंट कार्य को आपने अंजाम दिया, तो कभी भी वो चीज़ पूर्ण नहीं हो पाएगी। वो होता है तिथि के हिसाब से, चतुर्थी, नवमी और चौदस। ये 3 चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। चतुर्थी, नवमी और चौदस। चतुर्थी का यानी 4th डे, आपका चौदस का मतलब 14th डे और नवमी का मतलब 9वां दिन। कहाँ से? अमावस और पूर्णिमा से। आप हिंदू कैलेंडर वगैरह तो आज के टाइम पे लोग तो देखना ही छोड़ दिए हैं वैसे, लेकिन लोगों को देखना चाहिए चतुर्थी, नवमी और चौदस के दिन पे कोई भी इम्पोर्टेंट काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अच्छा।
कोई भी हो, कुछ भी हो, अनटिल अनलेस वो कुछ एक ऐसा कोई चीज़ हो जो आपके बॉडी में कुछ ऑपरेट वगैरह करना हो, किसी चीज़ को निकालना वगैरह हो, कोई छोटा-मोटा सर्जरी वगैरह करके कुछ चीज़ निकालना हो, तो वो अलग स्टोरी है। मेडिकल रीज़न्स के लिए वो अलग स्टोरी है। बट कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना चाहिए बिकॉज़ ये तिथि को ही नाम है। तिथि का नाम क्या है? अपूर्ण तिथि। अपूर्ण यानी क्या? जो कभी संपूर्ण रूप से पूरा ना हो। तो उस दिन पे कोई भी चीज़ किया जाए, वो कभी पूरा नहीं होगा। आपको पता है पंडित जी क्या कहते हैं? कभी-कभार आपने अगर सुना होगा कि भाई साहब शाम को 7 से लेकर साढ़े 7 के बीच का ही मुहूर्त है, उसी टाइम पे आपको शादी वगैरह करना है या उसी टाइम पे आपको घर वगैरह खोलना है या फिर दुकान वगैरह खोलना है आपको। वो क्यों होता है? वो तिथि को और एक घट नाड़ी का होता है, वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। आप अगर उसको फ़ॉलो करते हो तो कॉस्मिक सपोर्ट आपके अलायंस में रहेगा, वरना आप कोई भी काम करो उसके अंदर डेंट पड़ता रहेगा। तो एज़ अ लेमैन बस अपना फ़ोन उठाओ, आप उसमें दैनिक पंचांग करके आता है, दृक पंचांग वेबसाइट है, बहुत फ़ेमस है, उस पे आप जाओ बस उतना देख लो कि आज कौन-सा तिथि चल रहा है। हिंदू कैलेंडर आपके घर में आता होगा, काल निर्णय करके एक बहुत फ़ेमस है, वो सब आता होगा, उसमें बस देख लो कि कौन-सा दिन पे चतुर्थी, नवमी और चौदस है, उस दिन पे इम्पोर्टेंट काम की शुरुआत मत करो। मैं हर बार देखो शुरुआत बोल रहा हूँ। शुरुआत बताता है कि आपका काम होगा कि नहीं होगा और कैसा उसका फल आएगा। बस वो मत करो, बाकी कोई डेली जो वर्क रूटीन है, आप फ़ॉलो करो। अगर आपने इतना भी ध्यान रखना चालू कर दिया ना, तो आप कभी ये नहीं बोलोगे, हाय राम! मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है, मेरा तो घर लूट गया या मेरा बिज़नेस चला गया। आप कभी ये नहीं बोलना चालू कर दोगे। कुछ लोग कपड़े पहनते हैं दिन के हुँ, हिसाब से, हुँ, मतलब मंडे है तो सफ़ेद, जी। ट्यूसडे है तो लाल, हुँ, हुँ। इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन वार से होता है। हुँ, आज जैसे गुरुवार है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आज किसका दिन है? गुरु का दिन है। तो आपको गुरु से संबंधित कपड़े पहनने चाहिए। गुरु से संबंधित कार्य करना चाहिए। तो वार का सपोर्ट आपके पास में हमेशा रहेगा। मतलब आप जा रहे हो बैटल लड़ने के लिए, पीछे से पूरी सेना आ रही है आपके लिए, वो होता है वार का मतलब। आप गुरुवार है एग्ज़ाम्पल है, तो आप येलो कपड़े पहनो। शुक्रवार है, तो शुक्रवार यानी लाइट ग्रे कलर पहन सकते हो, कोई अच्छा कपड़ा जो जो फेड ना हुआ हो, जो चमकता हुआ हो, व्हाइट कलर हो, वो भी आप पहन सकते हो। ये आपका अगर आप आ जाओ सैटरडे पे, तो सैटरडे पे आपको कौन-सा कपड़ा पहनना चाहिए? सैटरडे पे आप ब्लैक कलर, हालाँकि मैं लोगों को बोलता हूँ अवॉइड करने बोलता हूँ, ब्लैक कलर का ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन हुँ, फिर भी आप ब्लैक भी अगर उस दिन पे कभी ना कभार अगर पहनोगे तो कोई मेजर दिक्कत नहीं है, या फिर आप डार्क ब्लू कलर का भी यूज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ, आप एक छोटा-सा चीज़ बोलता हूँ, शनिवार का मतलब कौन-सा भगवान? शनिदेव। शनिदेव, परफेक्ट। हुँ, शनिदेव के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखो तो सूर्य भगवान। हुँ, सूर्य भगवान और शनि भगवान जी की आपस में नहीं जमती बिकॉज़ वो उनका एक अच्छा रिलेशन नहीं था। उनके वो दूसरे मदर से वो संतान पैदा हुए थे, इसकी वज़ह से वो सूर्य भगवान उनको मानते नहीं थे। साथ ही साथ में सूर्य भगवान गोरे एकदम सफ़ेद एकदम मस्त, और शनि भगवान का थोड़ा-सा जो रंग है, थोड़ा-सा आप भी समझ सकते हो कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा हुँ, सांवलापन या फिर थोड़ा-सा काले देवी-देवता में हम उनको बोलते हैं, तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसकी वजह से सूर्य और शनि जी के बीच में, दोनों भगवानों के बीच में आपस में कभी बनती नहीं है। तो उस दिन पे आप ऑरेंज कलर के कपड़े मत पहनो। अच्छा। यूनिवर्सल रूल, आपका भले आपका कुंडली कुछ भी चीज़ का है, कुंडली में मैं ये भी चीज़ बताता हूँ, क्या हुँ, चीज़ आपको खाना चाहिए। अच्छा एक आपको बताओ कौन होता है? भुट्टा। आपको पता है कभी-कभार किसी को कॉर्न खाने से दिक्कत हो जाता है। हुँ, ये तक चीज़ मालूम पड़ता है आपको क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ बाँटना चाहिए, वो सब चीज़ आपको कुंडली से मालूम पड़ता है। ये तो हम कुंडली में बताते हैं, लेकिन आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। वार के हिसाब से थर्सडे से चालू करते हैं। थर्सडे है तो आप पीला कपड़ा पहनो, उस दिन पे डार्क ब्लू कलर के कपड़े आप मत पहनो। वार तिथि के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा आप शुक्रवार को आ जाओ, शुक्रवार को वैसे शुक्र के वैसे कोई दुश्मन हालाँकि है नहीं, शुक्र ग्रह सबसे मिल-जुल के रहते हैं। उस दिन पे आप कोई भी रंग का कपड़ा पहनो, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। जितना आप लूज़, लाइट कपड़ा, फ्री कपड़ा पहनोगे, एकदम टाइट वाला एकदम ऐसा नहीं टाइट नहीं पहनना है। जितना आप कंफर्टेबल और खुला हुआ कपड़ा पहनोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितने अच्छे रंग वाले कपड़े पहनोगे लाइट शेड वाले उतना अच्छा रहेगा। हुँ, शनिवार के दिन पे आप आ जाओ, शनिवार के दिन पे आप ब्लैक कलर का चयन थोड़ा-सा कम करो, हुँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप उसके जो लाइट लाइट अपना लाइट ब्लैक वगैरह जो ग्रेइश शेड्स वगैरह आते हैं, आप वो सब पहन सकते हो। दूसरा आप अगर उसमें डार्क ब्लू वगैरह कपड़ा पहनते हो तो भी चलेगा, लेकिन ख़ास रूप से आपको उस दिन पे ऑरेंज कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। हुँ, इतना याद रखिएगा, क्योंकि आपने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना नहीं, वार का आपने सपोर्ट नहीं लिया। आज हुँ, जो रूलिंग देवता है, समझो अगर आज मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे जज बैठा हूँ, आप हाँ, अगर आप कुछ गलत काम करके आए हो, तो पहले तो मैं आप पे दृष्टि डालूँगा ना कि अरे आपने कुछ गलत किया है, तो चलो आपको तो पहले मैं आपके साथ में कुछ गलत काम करूँ ना करूँ, मैं आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। शनिदेव देख लेंगे, ऑरेंज पहन लिया, तो दुश्मन का कलर। थोड़ा थोड़ा-सा आपको उससे बच के रहना चाहिए। अब आ हाँ, जाते हैं अपना रविवार पे। रविवार का दिन मतलब क्या?
अपना भगवान जी, अपना सूर्य भगवान जी, तो उस दिन पे आप हाँ। ऑरेंज कलर पहनिए और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, क्लियर, सिंपल एंड क्रिस्टल रूल। ब्लैक कलर का आपको कपड़ा शनिवार ये अपना रविवार के दिन पे नहीं रविवार पहनना को चाहिए। ब्लैक मत पहनो, शनिवार को ऑरेंज मत मत पहनो। पहनो, यस, ये आपको ध्यान रखना है। अब आज जो सोमवार के दिन हुँ, पे आप चंद्रमा कलर जो व्हाइट कलर होता है हुँ, आपका ये खादी मटेरियल होता है, हुँ, खादी मटेरियल वाले कपड़े पहन सकते हो, हैंडलूम हुँ, वाले कपड़े वगैरह पहन सकते हो, व्हाइटिश शेड वाले, वो हुँ, भी आप पहन सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर आपको अवॉइड करना है, हुँ। क्योंकि चंद्रमा और शनि जब-जब मिलते हैं तो विष योग बना देते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। आप अगर दूध के अंदर में एक काला-सा कुछ डाल दो और आपको पिला दो, आप पियोगे दूध? काला अच्छा, कलर पूरा दूध का कलर ही पूरा चेंज हो जाएगा, वजूद खत्म हो जाता है। मंडे को भी ब्लैक नहीं पहनना है। मंडे को भी ब्लैक नहीं पहनना है, ट्यूसडे तो को भी ब्लैक तो नहीं पहनना है। सैटरडे को व्हाइट नहीं पहनना होगा? सैटरडे को व्हाइट आप पहन सकते हो, लेकिन ऐसा व्हाइट जो चमकता हुआ हो। वो इतना जो एकदम गया हुआ गुजरा एकदम जैसा कलर उड़ गया, वो आपको नहीं पहनना है। हुँ, बाकी आप वो पहन सकते हो, क्योंकि जो एकदम चमकता हुआ जो व्हाइट होता है वो शुक्र भी होता है कहीं ना कहीं, हुँ। उसके अंदर शुक्र के भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो आप पहन सकते हो। शुक्र और शनि का आपस में अच्छी होती है, कोई कोई ऐसा कुछ मेन ऐसा कोई दिक्कत वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे क्रिएट नहीं करते हैं। और ये बात है मंगलवार में, मंगलवार के दिन पे आप रेड कपड़ा पहनो। मैं रेड लोगों को थोड़ा अवॉइड करता हूँ बोलने हुँ, के लिए, रेड क्योंकि कैसे अग्रेसिव थोड़ा कलर होता है, रेड यानी अग्रेशन होता है, तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ पिंक कलर का आप सपोर्ट ले लो, रेड के लाइटर शेड्स में चले जाओ, हुँ, वो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। और दूसरा कौन सा कलर यहाँ पे नहीं पहनना है, आपको ब्लैक कलर यहाँ पे भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज मंगल और शनि भी उतने अच्छे योग नहीं बनाते हैं। अब आ जाओ हुँ, आपके बुधवार पे, बुध ग्रह कैसा ग्रह है जिसपे कोई दुश्मन नहीं, सबके साथ में जलप वगैरह करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप कोई भी कलर के कपड़े वगैरह पहनो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ग्रीन कलर वगैरह आप पहनते हो तो भी वो चल जाएगा, कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत हद तक आपको कॉस्मिक सपोर्ट मिलता रहेगा। हुँ, बहुत हद तक अगर आपको अगर अवॉइड करना है कोई कलर, तो यहाँ पे आप रेडिश कलर या फिर पिंक कलर का जो शेड्स है वो थोड़ा-थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। हुँ। ये आपका पूरा 1 से लेकर पूरा जो 7 तक अपना 7 दिन का वीक होता है, इसमें आपको कलर कोडिंग यानी फिर आपका जो वार के हिसाब से आपकी जो एनर्जीज़ है, वो आप कंज़्यूम करके अपनी दिनचर्या को फ़ॉलो कर सकते हो। ये एक एक सिंपल कोई रूल है। एस्ट्रोलॉजर थे, उनको हुँ, मैंने हुँ। सुना था, वो कहते हैं व्हाइट हाँ, जो हाँ। है वो, अगर आपके पास में पैसा हाँ, हाँ। चाहिए, जो करोड़पति लोग हैं वो व्हाइट बहुत हाँ, पहनते कोई हैं। दिक्कत नहीं। आप व्हाइट पॉलिटिशियंस पहनिए, को देख लीजिए, व्हाइट ही सब व्हाइट पहनते हैं। पहनते हैं। अब उसके ऐसा पीछे का होता है ऐसा? यस, यस होता है। आप व्हाइट का मतलब समझो, आज मैं भी तो एक व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के आया हूँ। हुँ, व्हाइट का कलर का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। अब मतलब समझो पॉलिटिशियन व्हाइट क्यों पहनता है? क्योंकि वो एक्सेप्टेंस को दर्शाता है, ओपननेस को दर्शाता है। कहीं न कहीं उसके अंदर शुक्र की पावर और उसमें चंद्रमा की पावर मिली हुई रहती है। हुँ, चंद्रमा यानी क्या? मेरा मन एक्सेप्टेंस के लिए रहेगा। चंद्रमा यानी माता माता तुल्य नेचर। हुँ, मदर क्या करता है? केयरिंग करता है। पॉलिटिशियन का हालाँकि काम क्या होता है? प्रजा की केयरिंग करना, प्रजा का देखभाल करना। हुँ, जो वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो डिफरेंट हाँ, स्टोरी है। लेकिन अ, यूजुअली उनका जो काम रहता है, जो कलर कोडिंग का जो मतलब होता है, ये उसके लिए रहता है, माता तुल्य नेचर वगैरह के लिए होता है। और वो हमेशा आप देखोगे ना तो खादी मटेरियल ही पहनते हैं। हुँ, आप एकनाथ शिंदे जी को देख लो या कोई भी बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस को देख लो, वो एकदम खादी मटेरियल का व्हाइट कलर का पहन के घूमते हैं। और कभी भी एक चीज़ आप देख लेना, आपने यहाँ पे ज़िक्र किया है कि पॉलिटिशियंस बड़े-बड़े लोग व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन कभी भी डल व्हाइट नहीं पहनते वो, ब्राइट व्हाइट पहनते हैं। हुँ, आप ये देखो, आप ना चीज़ों को नज़रिए से आप उनको माइन्यूटली देखो, तभी वो आपको ये रिज़ल्ट देते हैं। आप ब्राइट व्हाइट पहनो, कोई व्हाइट का कपड़ा है जिसका धागा, रुई वगैरह सब कुछ निकला जा रहा है, आप वो कपड़ा मत पहनो, दूसरा व्हाइट लेके आओ। हुँ, आपके लिए चीज़ें एक्सेप्टेंस की पावर बढ़ती रहेगी। और बस ये है कि अगर आप खादी व्हाइट वगैरह जो मैंने आपको बताया, जो चंद्रमा से जो डायरेक्टली जो एसोसिएटेड है, जो कम सिला हुआ कपड़ा होता है, वो उसको भी हम चंद्रमा से देखते हैं। तो खादी का कम कपड़ा जो होता है, कम सिला हुआ रहता है। सिर्फ़ बॉर्डर्स पे उसको वो हैंडलूम से वो किया जाता है, तो वो आपको सैटरडे के दिन पे थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर आप ब्राइट व्हाइट पहन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको पहन के आगे बढ़ सकते हो। आपने पितृदोष के लिए बताया कि हुँ, हुँ। पितृदोष जो होता है, वो बात आधी अधूरी रह गई थी, हाँ, हाँ। कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत खराब होता है, ऐसा कुछ आप बोल रहे थे हुँ, हुँ। पितृदोष के लिए। मैंने कई एस्ट्रोलॉजर से बात करी हुँ, और हुँ। बड़े सीनियर थे, वो बता के गए कि पितृदोष जैसा कुछ होता ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है। नहीं, नहीं, पितृदोष होता है। पितृदोष का मतलब समझो, पितृदोष मतलब क्या? आप कोई काम का अंजाम करने जा रहे हो, कोई काम में आपने बहुत सपोर्ट किया। हुँ, जैसे अगर किसी के लगन में या फिर सेकंड हाउस में या फिर 5th नंबर हाउस में, 5th नंबर हाउस के अंदर, मैं यहाँ पे राशि की बात नहीं कर रहा हूँ।
मेनली हाउस देखा जाता है, राशियों पे कम देखा जाता है। 1, 2, 5 ये अपना हाउसेस में अगर कोई ना कोई राहु केतु या शनि अगर आके बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि पितृ दोष की हानि हो जाती है, या पितृ दोष का जो अंश होता है वो उसकी कुंडली में मौजूद हो जाता है। इसकी सिंपल निशानी है, जिसके भी ऊपर पितृ दोष वगैरह होता है ना, आप उसका कुंडली उठा के देखा आपने पितृ दोष है, आप उसको एक सवाल पूछो, आप सामने वाले की तो पूरी जी जान लगा के मदद करते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो सामने वाला हाथ ऊपर कर देता है। ये पितृदोष की बहुत बड़ी निशानी है, ठीक है। तो पितृदोष होता है, हमको कोई भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना है कभी भी। जो चीज़ें हैं बनी हुई हैं लिखी हुई हैं वो चीज़ें काम करती हैं। आप अगर किसी को भी पूछो, मैं आपको कुंडली भी नहीं बोल रहा, मैं आपको किसी भी क्या आपने क्या कुंडली देखा। होता क्या है अगर पितृदोष है हम्म। और बहुत एक्टिव है, मान लीजिए हाँ हाँ। बोलूँ कि बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रहा है, हम्म। तो उससे क्या होता है? वंश को आगे बढ़ने में वो हानि पहुंचाता है। अच्छा, वंश को संतानहीनता। संतानहीनता भी बोल सकते हो। संतान का ही मतलब नहीं, वंश का भी एक होता है, वो बोलते हैं ना हम ब्लड लाइन, उसको कहीं ना कहीं संतान रहेगा तो ही ब्लड लाइन आगे कैरी होता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं वो एक डेंट उसको प्रोवाइड कर देता है। दूसरा, ये वर्ड अच्छा नहीं है बोलना, लेकिन किसी के कुंडली में अगर पितृदोष बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है ना, तो उसके बहुत परदादा दादा के लाइन में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होता है जिसकी शादी नहीं हुई होती है और उसका देहांत हो जाता है, ठीक है। ये भी एक पितृदोष की निशानी है जिसपे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे ये रहता है। मालूम पड़ा फर्स्ट हाउस में भी आपके शनि ग्रह बैठे हुए हैं डेबिलिटेड होके, फिफ्थ हाउस में राहु वगैरह बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस भी पीड़ित निकल के आ गया, कोई अच्छे ग्रह वहाँ पे नहीं बैठे। हालांकि सेकंड हाउस में हर एक ग्रह अच्छा होता है, लेकिन वहाँ से राशि वाइज कोई ना कोई ग्रह डेबिलिटेड हो गए तो भी वो हानि पहुँचाते हैं। तो ठीक है, अनमैरिड कोई पर्सन रहा और उसकी डेथ हो चुकी है, तो क्या वो क्या उसका वो करेगा? दिखा रहा है कि पितृदोष का इतना ज़्यादा नहीं, इम्पैक्ट है, उसकी लाइफ में क्या प्रभाव आएगा उसका उसका? कोई काम ही नहीं बनेगा जल्दी। आप काम करने जा रहे हो, वो आपका काम सक्रिय नहीं हो रहा है। आप चीज़ों को अपने फुल एफर्ट डाला आपने, लेकिन कॉस्मिक सपोर्ट आपको है नहीं। वो बोलते हैं ना मेरा भाग्य ही सोया हुआ है, जो भी काम मैं हाथ डालता हूँ उसमें दरिद्रता से बाहर आती है। तो वैसा हाल हो जाता है सामने वाले का। तो सामने वाले को अपने पितृदोष एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, पितृदोष की बहुत लोग पूजा करवाते हैं, आपको तो पता ही होगा, पितृदोष का बहुत। शांति वगैरह लोग करवाते हैं। अमावस को कहते हैं गंगा जी करना चाहिए। स्नान करिए। जी, जी, बिल्कुल। आपको एक चीज़ बताता हूँ, पितृदोष की पूजा हमेशा नदी के किनारे ही की जाती है। बहुत लोग क्या करते हैं, पितृदोष की पूजा घर पे ही करवा लेते हैं, पितृ शांति करवा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। पितृदोष की पूजा हमेशा गंगा के किनारे की जानी चाहिए। गंगा यानी वैसा कोई भी नदी जो बहता हुआ हो, उसके किनारे पे करते हो तो आपको वो ज़्यादा फलित होता है। पितृदोष की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लोग कहते हैं ना कि एक बार पितृदोष का मेरा पूजा हो गया तो फिर मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। हर एक पूजा, कोई भी आप ग्रह शांति भी करवाते हो ना, तो हर 3 से 4 साल, यानी फिर 2 ढाई से 3 साल आप पकड़ लो, मोटा मोटी 2.5 से 3 साल, 3 साल यहाँ पे ले लो आप, 3 साल में आपको वापस से वो पूजा करवानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप वो कोई रिचार्ज पूजा करते रहना होगा रिचार्ज आपको। करते रहना होगा। आपका जो कुंडली है एक पावर बैंक के जैसा है, आप सिंपल आप समझ हाँ। के रखो उसको। आपने पूजा करवाया, कुछ अच्छा काम किया, आपने ग्रहों को सुधारा, तो ग्रहों के जो पूजा होता है ना, वो ग्रहों का भोग होता है। आप ये समझो उसको। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार किसी का काल सर्प योग का पूजा है, जैसे एग्जाम्पल काल सर्प योग तो बहुत कॉमन है आजकल। राहु केतु के आसपास या इस पार या उस पार में कोई ग्रह नहीं होते तो वो भी ये बना देता है। कोई भी व्यक्ति अगर अगर अपना ये पितृदोष वगैरह का शांति करवाता है या काल सर्प योग का शांति करवाता है, तो उसको 3-3 साल में उसको रिपीट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार करा दिया लाइफ में बल्ले-बल्ले मज़े-मज़े, बहुत बड़े ऐसा बड़े नहीं। उपाय बता देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पूजा भी बता कोई देते हैं। दिक्कत नहीं है, अब मैं अमावस्या बताता को हूँ। गंगा जी स्नान, खैर ऐसे तो अच्छा है, लेकिन जो हाँ, हरिद्वार में रह रहा है या गंगा तट के हाँ, किनारे रह रहा है वो तो कर सकता है, हाँ, लेकिन कई बार संभव नहीं है ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आजकल के आप इस क्या बिजी करो, शेड्यूल में। कोई दिक्कत कुछ नहीं, आसान आप सा अगर आप बता दें। एकदम आसान सा आपके लिए बता देता हूँ। आप क्या करो, पितृ दोष के शांति के लिए हर अमावस के दिन पे तला हुआ सामान यानी कचौड़ी, समोसा, आपका ये जो चिप्स वगैरह हो गया, ये सब आप जाके पितरों के नाम पे दान करना चालू करो। जो आपके पितरों को पसंद था, जो भी आपके पितरों को अच्छा लगता था, उस चीज़ का भी आप दान करते रहो। ऑटोमेटिकली पितृ दोष कमज़ोर होता जाएगा। और जब आपकी क्षमता हो और जब आपका मन करे और जब भी आपके पास में समय मिले, एक बार कहीं ना कहीं जाके गंगा किनारे या फिर कोई नदी किनारे जो चलता हुआ हो उसके पास में आप करवा सकते हो। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में एक पवई जैसे एक एरिया रहता है, पवई के एरिया के वहाँ पर आप कभी भी ये पितृपक्ष वगैरह आएगा ना, तो वहाँ पे सब पंडित जी वहाँ पे रहते हैं, आप उनसे भी जाके शांति करवा पवई सकते हो। लेक में? पवई लेक के आसपास भी होता है, मुंबई में होता है। ओके। और आप अगर ये यमुना किनारे मगरमच्छ भी हो बहुत सकता हैं है। पवई लेक में। पवई लेक में, लेकिन अंदर थोड़ी ना जाना एक वो है। कौन सा होटल था, मैं रुका था हाँ, हाँ, तो पवई लेक के वो बहुत है।
और बहुत है। इतने मगरमच्छ वो आके बैठ गए थे बैठ गए। किनारे पे ही। होता है, वो मुंबई यूनिवर्सिटी भी अपना ये आईआईटी है उसके बाजू में, तो हाँ। उसके गेट को हमेशा बंद करके रखा जाता है कि मगरमच्छ अंदर ना आ जाए, वहाँ से हमेशा दिखता है वो। ओके। तो वाला, लेकिन रेमेडियल पार्ट के लिए आप हम्म। कभी कभार वहाँ पे जाके गंगा किनारे में जाके पितरों की शांति भी करोगे तो अच्छा रहेगा। चना चिकना तो अच्छा खिलाएंगे लगेगा। तो वो बीमार पड़ जाएंगे जिनको खिलाएंगे वो, उनका नहीं नहीं ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कम क्वांटिटी में करना है। ओके। ऐसा नहीं कि आपको कुछ चीज़ ऐसे खिलाने के दिया तो पूरा पूरा बड़ा बड़ा खिलाना, ऐसा नहीं। नहीं, आप वहाँ पे समोसा भी रहता पूरी है। कचौड़ी चिप्स आपने बोले हाँ, खिलाएंगे तो नहीं ये दिक्कत है फिर। मगरमच्छ को नहीं खिलाना है। हाँ, नहीं नहीं, जिनको भी खिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा तो खिला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप एक एक पीस भी खिलाओगे, ऐसा नहीं कि अब 50-50 100-100 पीस एक मन ही खुद आदमी भी को खिलाना करेगा। है। कार्तिक जी जब खिलाने जाएंगे समोसे, तिवारी नहीं, जी आपको खुद एक नहीं तो खाना खा लो। चाहिए। नहीं, नहीं, खुद नहीं नहीं खाना लेना चाहिए। है नहीं, नहीं, उसमें से। आपने जो दान के लिए जो चीज़ निकाला है, वो दान हम्म। में ही जाना चाहिए। कोई नहीं बोलते कि मेरा ये हम्म। भगवान जी एक काम करा दो, मैं हम्म। 100 किलो दान कर दूँगा और 100 नारियल चढ़ाऊँगा। उसमें क्या बोलते हैं, 100 नारियल हम्म। चढ़ाए, चलो 1 नारियल अपने, या हम्म। 100 किलो आपने कुछ बनवाया, समझो 100 किलो हम्म। लड्डू या पेड़े बनवाए आपने हम्म। बँटवाने के लिए। उसमें क्या हो गया, अरे यार मेरे घर के लिए मैं पहले 2-3 किलो निकाल के रख लेता हूँ 100 में से। हाँ वो हाँ गलत होता है। आपने जिस चीज़ का संकल्प लिया है, आपको हाँ। उतना ही दान करना चाहिए। आपको अच्छा। अपने घर के लिए बनवाना है, घर के लिए निकलवाना है, तो 100 किलो नहीं, फिर 105 किलो बनवाओ, 5 किलो अपने घर के लिए निकलवा हाँ, लो। वही करने हैं। लेकिन जितना आपने 11 समोसे संकल्प लिया बांटने है, हैं तो हम 12 ले लेंगे। 12 ले लो, कोई एक तो दिक्कत खा नहीं। सकते हैं। वो आप बिल्कुल आपके ऊपर है, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। तो ये सब चलिए, चीज़ें होता कार्तिक है। जी आपसे बात करके अच्छा लगा, और हुँ, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये जरूर जो उपाय बताए, बड़े हुँ, छोटे छोटे उपाय बताए, और आपका मानना है कि एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसी चमत्कारिक विद्या नहीं है जो आपके 15 दिन में आपको करोड़पति परफेक्ट। बना दे, आपका भाग बदल दे। जी, कॉन्टिन्यूटी में आपको इसका पालन करना करना चाहिए। होगा, और एज ए गाइड, एज ए गाइडिंग टूल गाइडिंग आपको सेंस, इसको यस। इस्तेमाल करना होगा। कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके बताइए। अगर कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए, और उसके जवाब हम कार्तिक जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।